दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति। आज हम इसी टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा जो पहला सवाल कहता है, ये कहता है कि निम्न में से कौन सा एक पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के संबंध में सही नहीं है। इसका मतलब वो जो कथन है वो झूठा है, आपको वो ढूंढ निकालना है। दोस्तों हमारा पहला कथन कहता है कि जहां तक संभव हो न्यूनतम विस्थापन करना। क्या दोस्तों, जहां तक संभव हो न्यूनतम विस्थापन करना, तो ये कथन बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट कहता है कि पुनर्वास प्रक्रिया का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। पुनर्वास प्रक्रिया का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, ये भी कथन हमारा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ये कहता है कि सभी परियोजनाओं का अनिवार्य सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन। ठीक है, कहता है कि जितने भी परियोजनाएं हैं सभी परियोजनाओं का अनिवार्य होगा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, जो कि ये गलत कथन है। ठीक है, फिर कहता है कि समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना भी इसका उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, तो हमारे ये जो तीन कथन है ये सही हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर गो में जो कहा गया है कि सभी परियोजना का अनिवार्य होगा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, तो ये गलत है। दोस्तों बात करें तो झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि जहां तक संभव हो न्यूनतम विस्थापन हो। ठीक है, और समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा की जाए। ठीक है दोस्तों, पुनर्वास प्रक्रिया का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ये भी इसका उद्देश्य है, तथा उन सभी परियोजनाओं में से जिससे 100 या अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन हो उसमें ही सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन कराया जाए। ठीक है, याद रखेंगे झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति में इस बात पर बल दिया गया है जहां तक संभव हो न्यूनतम विस्थापन हो, समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की भी रक्षा की जाए। फिर कहा है कि पुनर्वास प्रक्रिया का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए और उन सभी परियोजनाओं में, उन सारी परियोजनाओं में जिससे 100 या उससे अधिक परिवार को अनैच्छिक विस्थापन होता है तो उसमें जो है सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन कराया जाए। ठीक है, आइए चलते दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के लिए, ठीक है ध्यान रखेंगे, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के लिए परियोजना प्रभावित क्षेत्र में की जाने वाली जन सुनवाइयों का कार्य कितने दिनों के अंदर पूरा कर लिए जाने का प्रावधान है। कहता है कि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के लिए परियोजना प्रभावित क्षेत्र में की जाने वाली जन सुनवाई जो है उसका कार्य जो है कहता है कि कितने दिनों के अंदर पूरा कर लिए जाने का प्रावधान है। तो दोस्तों याद रखेंगे 30 दिन के अंदर जो है प्रावधान पूरा कर लिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, याद रखेंगे पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के लिए परियोजना प्रभावित क्षेत्र में की जाने वाली जन सुनवाइयों का कार्य 30 दिनों के अंदर पूरा कर लिए जाने का प्रावधान है। दोस्तों बात करें तो ऐसे मामले जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन EIA तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन SIA दोनों ही किए जाने अपेक्षित हो, उनमें पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के लिए परियोजना प्रभावित क्षेत्र में की गई जन सुनवाई के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से संबंधित मामलों को भी शामिल किया जाएगा और ऐसी सुनवाई प्रशासक पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास द्वारा आयोजित की जाएगी। किसके द्वारा? ऐसी जो सुनवाई है ये प्रशासक पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास द्वारा आयोजित की जाएगी, जो 30 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत किसे पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उपायुक्त को, ठीक है, किसे? उपायुक्त को ही पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, उपायुक्त। ठीक है दोस्तों, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के प्रयोजन के लिए नियुक्त प्रशासक से आशय उपायुक्त के स्तर से अन्यून अधिकारी है। ठीक है दोस्तों, बात करें तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के प्रयोजन के लिए नियुक्त प्रशासक से आशय उपायुक्त के स्तर से अन्यून अधिकारी है।
दोस्तों हमारा अगला जो सवाल कहता है, ये कहता है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत, ठीक है, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की स्वीकृति के कितने दिनों के अंदर किसी क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना अनिवार्य है? तो यह है 15 दिनों के अंदर। ठीक है दोस्तों, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की स्वीकृति के लिए, ठीक है, तो आपको 15 दिनों के अंदर ही किसी क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, बात करें तो जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी परियोजना के लिए भूमि के अर्जन अथवा किसी अन्य कारणवश सामूहिक रूप से किसी भी क्षेत्र में 100 अथवा उससे अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होने की संभावना है, तो सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन SIA स्वीकृति के 15 दिनों के अंदर आदेश के माध्यम से आपको गांव के क्षेत्र अथवा स्थानों को प्रभावित क्षेत्र घोषित करना होगा। ठीक है दोस्तों, जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी परियोजना के लिए भूमि के अर्जन अथवा किसी अन्य कारणवश सामूहिक रूप से किसी भी क्षेत्र में 100 अथवा अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होने की संभावना है, तो वह सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन SIA स्वीकृति के 15 दिनों के अंदर आदेश के माध्यम से गांव के क्षेत्र अथवा स्थानों को प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत, ठीक है, की गई किसी घोषणा को कम से कम कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है? तो दोस्तों याद रखेंगे, 3 समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी भी घोषणा को कम से कम 3 समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है। दोस्तों पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना स्कीम के तहत, नीति के तहत की गई प्रत्येक घोषणा को कम से कम 3 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, जिनमें से कम 2 हिंदी भाषा में होंगे, जिनका प्रचालन गांव में अथवा उन क्षेत्रों में होता है जिनके प्रभावित होने की संभावना है। दोस्तों हमारा अगला जो सवाल ये कहता है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति में किस अध्याय में परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन पर चर्चा की गई है? तो दोस्तों हमेशा याद रखेंगे, अध्याय 4 में। ठीक है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के किस अध्याय में? तो अध्याय 4 में परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन SIA पर चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अध्याय 4 में परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की विस्तृत चर्चा की गई है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के कितने दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य है? तो दोस्तों याद रखेंगे, 60 दिनों के अंदर। ठीक है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के 60 दिनों के अंदर सर्वेक्षण को पूरा किया जाना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, इस योजना के तहत किए जाने वाले प्रत्येक सर्वेक्षण को शीघ्रता से घोषणा की तारीख से 60 दिनों के भीतर ही पूरा किया जाएगा। दोस्तों हमारा अगला जो सवाल कहता है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रशासक से सर्वेक्षण का ब्यौरा प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर उसे शासकीय राजपत्र गजट में प्रकाशित कराया जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, 30 दिनों के अंदर। ठीक है, कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर। ठीक है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रशासक से सर्वेक्षण का ब्यौरा प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर उसे शासकीय राजपत्र गजट में प्रकाशित कराया जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक सर्वेक्षण के ब्यौरे के मसौदे के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों की अवधि की समाप्ति के भीतर इससे संबंध में प्राप्त जितने भी आपत्तियां हैं और सुझाव पर विचार कर अगले 15 दिनों के अंदर सर्वेक्षण ब्यौरा के साथ दी गई अपनी सिफारिशें प्राप्त आपत्तियों के संबंध में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा इसकी एक प्रति आम सूचना हेतु परियोजना से संबंधित ग्राम तथा पंचायत को भेजी जाएगी। पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक के सर्वेक्षण और सिफारिशों के ब्यौरे प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार सर्वेक्षण के अंतिम ब्यौरे को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी। ठीक है, पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक सर्वेक्षण के ब्यौरे के मसौदे के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों की अवधि की समाप्ति के भीतर उसे इस संबंध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार कर अगले 15 दिनों के अंदर सर्वेक्षण के ब्यौरे के साथ दी गई अपनी सिफारिशें प्राप्त आपत्तियों के संबंध में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा इसकी एक प्रति आम सूचना हेतु परियोजना से संबंधित ग्राम सभा तथा पंचायत को भेजी जाएगी। पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक के सर्वेक्षण और सिफारिशों के ब्यौरे प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार सर्वेक्षण के अंतिम ब्यौरे को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी।
दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों हमारा पहला कथन कहता है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास आयुक्त के द्वारा पुनर्स्थापन कार्य पूरा होने के पूर्व कोई भौतिक विस्थापन नहीं किया जाएगा, जो कि सत्य है। फिर कहता है कि प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन हेतु ऐसी भूमि का उपयोग किया जाएगा जहां भवन आदि अवस्थित न हो, तो ये भी कथन हमारा सत्य है। फिर कहता है कि पुनर्स्थापन के संपन्न होने का प्रमाण पत्र ग्राम सभा से परामर्श करके ही निर्गत किया जाएगा, ये भी कथन हमारा सत्य है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी कथन ही सत्य है। दोस्तों पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास आयुक्त के द्वारा पुनर्स्थापन कार्य पूरा होने के पूर्व कोई भौतिक विस्थापन नहीं किया जाएगा। साथ ही प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन हेतु ऐसी भूमि का उपयोग किया जाएगा जहां भवन आदि उपस्थित नहीं हो और पुनर्स्थापन संपन्न होने का प्रमाण पत्र ग्राम सभा से परामर्श करके ही निर्गत किया जाएगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के अंतर्गत शामिल मामलों से पैदा होने वाले शिकायतों के समयबद्ध निपटान हेतु राज्य सरकार द्वारा एक न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है, ठीक है, जिसमें सदस्यों की संख्या होगी कितनी। तो दोस्तों उसमें जो सदस्यों की संख्या होगी ये होगी 3, ठीक है। दोस्तों इस नीति के अंतर्गत शामिल मामलों से पैदा होने वाली शिकायतों का समयबद्ध रूप से निपटाने के लिए, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा एक त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा। न्यायाधिकरण को पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक अथवा पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति के निर्णय के विरुद्ध सभी संबंधित शिकायतों पर विचार करने और उसका निपटान करने और साथ ही पुनर्स्थापन और पुनर्वास से संबंधित विभिन्न स्तर के अधिकारियों, प्रशासक, जिला उपायुक्त आदि को ऐसे निर्देश जारी करने की शक्ति होगी जिन्हें वह न्यायाधिकरण इस नीति के कार्यान्वयन से संबंधित ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए उचित समझे, ठीक है। दोस्तों इस नीति के अंतर्गत शामिल मामलों से पैदा होने वाली शिकायतों का समयबद्ध रूप से निपटारा करने के लिए ही राज्य सरकार द्वारा एक त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा। न्यायाधिकरण को पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक अथवा पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति के निर्णय के विरुद्ध सभी संबंधित शिकायतों पर विचार करने और उसका निपटान करने और साथ ही पुनर्स्थापन और पुनर्वास से संबंधित विभिन्न स्तर के अधिकारियों, प्रशासक, जिला उपायुक्त आदि को ऐसे निर्देश जारी करने की शक्ति होगी जिन्हें वह न्यायाधिकरण इस नीति के कार्यान्वयन से संबंधित ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए उचित समझेगा। दोस्तों हमारा अगला जो सवाल ये कहता है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के संबंध में कौन सा कथन बताइए कि सत्य है, ठीक है। दोस्तों कहता है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के 50% व्यय का वहन विस्थापित परिवार द्वारा किया जाएगा, ठीक है, जो कि ये गलत है। फिर कहता है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के सभी व्ययों का वहन विस्थापित परिवार द्वारा किया जाएगा, जो कि ये भी गलत है, ठीक है। अब हमारा ऑप्शन नंबर गो कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में 100 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामलों में जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श किया जाएगा, तो ये कथन हमारा सत्य है। दोस्तों पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में 100 या उससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामलों में जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श किया जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल कहता है कि राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन और पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष होगा कौन। तो दोस्तों ये होंगे हमारे मुख्यमंत्री। कौन होंगे? मुख्यमंत्री, ठीक है। दोस्तों राज्य स्तरीय पर, ठीक है, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक परिषद होगा जो पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के क्रियान्वयन के संबंध में परामर्श, समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य करेगा और इस परिषद की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें आयोजित की जाएगी। अगला सवाल कहता है कि झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 लागू समझी जाएगी, ठीक है, कब? तो राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही लागू समझी जाएगी, ठीक है। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 लागू समझी जाएगी, ठीक है, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही। दोस्तों झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 झारखंड के राजपत्र असाधारण में प्रकाशन की तारीख से लागू मानी जाएगी। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति लाई गई थी कब? तो दोस्तों 2009 में, ठीक है। झारखंड प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति लाई गई थी 2009 में। दोस्तों झारखंड वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित राज्य है। नक्सली उग्रवादी विधि व्यवस्था के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। झारखंड सरकार द्वारा इन नक्सली गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2009 में एक नीति की घोषणा की गई जिसे प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 कहा गया था।
दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है, ये कहता है कि प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति 2009 के तहत उग्रवादी के प्रत्यार्पण को स्वीकार करने हेतु गठित स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष होता है कौन? तो ये होते हैं पुलिस अधीक्षक। कौन होते हैं? पुलिस अधीक्षक। ठीक है। प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति 2009 के तहत उग्रवादी के प्रत्यार्पण को स्वीकार करने हेतु गठित स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष होता है पुलिस अधीक्षक। दोस्तों प्रत्येक उग्रवादी के प्रत्यार्पण सरेंडर को स्वीकार करने के संबंध में निर्णय एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा लिया जाता है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष जो ये होते हैं जिला पुलिस अधीक्षक। ठीक है, अन्य सदस्य के रूप में जिला दंडाधिकारी तथा अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा द्वारा एक एक पदाधिकारी मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों हमारा अगला जो सवाल कहता है, ये कहता है कि प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति के अंतर्गत जिला पुनर्वास समिति का अध्यक्ष जो है ये दोस्तों कौन होता है? तो ये होते हैं जिला दंडाधिकारी। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक जिला में प्रत्यार्पण करने वाले, सरेंडर करने वाले उग्रवादियों के लिए जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पुनर्वास समिति गठित होती है। जिला पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त आदि अन्य अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला सवाल कहता है, ये कहता है कि प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति 2009 के तहत पुनर्वास अनुदान के रूप में प्रावधान राशि है, तो ये है 2,50,000। ठीक है, प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति 2009 के तहत पुनर्वास अनुदान के रूप में प्रावधानित राशि जो है यह है कितने? तो 2,50,000। ठीक है दोस्तों, प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति 2009 के तहत प्रत्यार्पित उग्रवादी को पुनर्वास अनुदान के रूप में 2,50,000 की राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें 50,000 का भुगतान तत्काल प्रत्यार्पण के उपरांत किया जाएगा तथा शेष 2 लाख का भुगतान 2 बार किस्तों में होगा, जिसकी पहली किस्त 1 वर्ष बाद तथा दूसरी किस्त 2 वर्ष बाद प्रत्यार्पित उग्रवादी की गतिविधियों की छानबीन विशेष शाखा द्वारा किए जाने के पश्चात देय होगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति के तहत प्रत्यार्पण करने वाले किसी उग्रवादी को प्रदान किया जाता है कितने? तो दोस्तों ये जो है पुनर्वास अनुदान के रूप में 2,50,000 तथा 3,000 प्रति माह की वृत्ति पर 1 वर्ष तक व्यावसायिक प्रशिक्षण। ठीक है, फिर गृह निर्माण हेतु 4 डेसिमल जमीन अथवा आवास निर्माण हेतु अधिकतम 50,000 की राशि। फिर उग्रवादी एवं उसके परिवार को निःशुल्क चिकित्सा व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है, उपरोक्त सभी कथन हमारे सत्य हो जाएंगे। दोस्तों प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति 2009 के तहत प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादी को विकल्प में दिए गए उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत, ठीक है, किस योजना के अंतर्गत? कन्यादान योजना के अंतर्गत महिला उग्रवादी एवं उग्रवादियों की पुत्रियों के वैवाहिक कार्यक्रम हेतु अनुदान राशि दी जाएगी। साथ ही प्रत्यार्पित उग्रवादी को 5 लाख की जीवन बीमा तथा आश्रितों के लिए भी 1 लाख का समूह जीवन बीमा कराया जाएगा। चलिए अब अगला सवाल कहता है कि प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति 2009 के तहत पुनर्वास पैकेज को अनुमोदित किया जाता है, तो किसके द्वारा? तो गृह विभाग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बात करें तो प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत पुनर्वास पैकेज को अंतिम रूप से गृह विभाग झारखंड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल कहता है कि वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास हेतु नई नीति घोषित की गई थी कब? तो 2015 में। ठीक है, 2015 में वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति को और अधिक आकर्षक और उत्साहवर्धक बनाए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 2009 की नीति की गई समीक्षोपरांत वर्ष 2015 में नई नीति घोषित की गई। ठीक है दोस्तों, वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति को और अधिक आकर्षक एवं उत्साहवर्धक बनाए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 2009 की नीति की समीक्षोपरांत वर्ष 2015 में नई नीति घोषणा